जी हाँ, क्या महाराष्ट्र हरियाणा दोनों ही जगह पर एक साथ गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? शिंदे की नीतीश नायडू से बात, हरियाणा बीजेपी में भयंकर बगावत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, वहां सरकार गिरने की बात कही जा रही है। आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जहां पर बहुमत से थोड़ी सी पीछे रहने वाली बीजेपी के पास में दो मजबूत सहयोगी हैं, बावजूद इसके वहां पर बीजेपी सरकार को खतरे में बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच में, जहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार पर खतरे की तलवार लटक रही है। आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी वजह है जिससे लग रहा है कि सरकार गिर जाएंगी? मसलन महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस में अनबन, अजीत की खामोशी, मगर मौके की ताक में उद्धव शरद का एक्टिव होना, फडणवीस के शिंदे के फैसलों पर जांच बिठाना। तो इस तरीके से हरियाणा में अनिल विज की बगावत, प्रदेश अध्यक्ष पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगना और इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे कारण जो कि इस वक्त दोनों ही सरकारों के ऊपर संकट के बादल छाए हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात महाराष्ट्र के करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटें लाने के बावजूद बहुमत तक नहीं पहुंची, लेकिन दो समर्थक जिसमें शिंदे और अजीत उसे सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दरअसल हुआ क्या है, इसको समझते हैं। किस तरीके से एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो पहले से चली आ रही थी, पहले मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर के, और उसके बाद में गृह मंत्रालय उनको ना दिए जाने के बाद, लेकिन उसके बाद एक एक करके जिस तरीके की खबरें सामने आई, दूरियां सामने आती चली गई, उनके फैसलों को फडणवीस द्वारा रोके जाने की बात सामने आने लगी, अजीत पवार की उदासीनता सामने आने लगी, मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मगर इसी बीच में एक फोन टैपिंग का मामला सामने आया। सामना में एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो लिखा गया, संजय राउत ने जो आरोप लगाया, वो अपने आप में चौंकाता है। दरअसल कहा यह जा रहा है, अनबन जो है उसकी वजह बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में फडणवीस की बैठकों में शिंदे का न जाना, पालक मंत्रियों की नियुक्ति पर शिंदे का विरोध करना, जिस पर फडणवीस का उसे रोक देना, शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों पर जांच बिठाना, उसकी समीक्षा करना, इस समय एनडीए में मुसीबत खड़ी करते हुए दिख रहा है। फोन टैप कराने की बातें, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हलचल है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट चुके हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। इसको लेकर के शिंदे परेशान है। शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से अभी भी जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो मन से टूटे हुए हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ हैं कि किस तरीके से शिंदे और फडणवीस के बीच में फिलहाल खास रिश्ता नहीं है। संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। दोस्तों, सामना में यह भी कहा गया कि शिंदे खुद को अपमानित करने के दर्द से बाहर आने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मुंह विपरीत दिशा में थे। अब फडणवीस सारी कसर निकाल रहे हैं क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। मगर दोस्तों, संजय राउत जो शिंदे के विधायक के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताते हैं, वो तो गजब है। उसे बीजेपी खेमा हिला हुआ है। उसमें तो शिंदे की भयंकर नाराजगी बताई जा रही है। अब आपको संजय राउत के शिंदे के खास विधायक के साथ हुई बातचीत के अंश के बारे में बताता हूं। संजय राउत खुद कहते हैं कि उन्होंने विधायक से पूछा कि क्या शिंदे अब भी उसी दुख में हैं, उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, जिस पर विधायक कहते हैं कि वो इससे भी आगे समाधि की अवस्था में पहुंच गए, शून्य में चले गए। आगे पूछा जाता है कि क्या शिंदे को सदमा पहुंचा है, जिस पर विधायक कहते हैं कि बंद से टूट गए। पूछा जाता है कि क्यों, क्या हुआ? विधायक ये कहते हैं कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 2024 के बाद भी आपसे फिर से आप मुख्यमंत्री होंगे, चिंता मत करो, चुनाव में दिल खोलकर पैसे खर्च करो,
ऐसा आश्वासन उनको अमित शाह की तरफ से दिया गया था। शिंदे ने चुनाव में बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन शाह ने अपना वादा निभाया नहीं और उन्हें लगता है कि उनके साथ में धोखा हुआ है। दोस्तों, संजय राउत कहते हैं कि यह बातचीत बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी किसी की नहीं है, शिंदे पर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रहे। शिंदे का तेज खत्म हो रहा है। फडणवीस उन्हें पूछ नहीं रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में भी शिंदे हाजिर नहीं। एकनाथ शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक खराब हो चुका है कि वो अब विधायकों से चिढ़ जाते हैं। उनके एक प्रिय विधायक खुलासा करते हुए कहते हैं कि शिंदे सरकारी बैठकों में 2-2 घंटे देरी से पहुंचते हैं। 30 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिला योजना बोर्ड की बैठक हुई। शिंदे उस बैठक में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लेट पहुंचे। इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं। बीजेपी विधायकों ने अब मुख्यमंत्री से शिकायत की। शिंदे बैठकों में देरी से आते हैं, इस वजह से सभी परेशान हैं। तो दोस्तों, ये वो कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं मिलते मिलते अब उस स्टेज पर पहुंच रही हैं जहां कहा यह जा रहा है कि साहब एकनाथ शिंदे कोई फैसला लेने जा रहे हैं। और ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस बीच में नीतीश और नायडू से बात की है। नीतीश और नायडू से बात करने का मतलब शिंदे का प्लान कुछ और है। तो यह तो महाराष्ट्र की बात रही, मगर हरियाणा में ऐसा क्या हुआ? हरियाणा में बीजेपी तो अकेले दम पर सरकार में है। हरियाणा में मानो अनिल विज ने अपनी सरकार के खिलाफ झंडा उठा लिया। हाल ही में 31 तारीख को उन्होंने अंबाला में कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, छोट भैये नेता थे या कोई और, मैं इन सब के बारे में मैंने लिख कर दिया है। 100 दिन हो चुके। इस मामले में न तो मुझसे पूछा गया, न कोई कार्रवाई की गई। मुझे शक था कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता द्वारा यह काम किया गया, जहां तक कि मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ हराने की कोशिश की गई तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब वो करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं, नीचे उतरने का नाम नहीं लेते। ये मेरी आवाज नहीं, सारे एमएलए, सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता, वो कहते हैं कि मुझे यहां से जिताया, उनके कामों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा करूंगा। जान देनी पड़े तो जान दूंगा, धरना देना पड़े तो धरना दूंगा, अनशन करना पड़े तो अनशन करूंगा। अनिल विज ने इस बीच में 1 फरवरी को कहा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं, आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तब तक सरकार अंबाला डीसी को बदल चुकी थी, वो कहते हैं, क्योंकि डीसी को लेकर के जो विवाद था। इन तमाम चीजों के बीच में शिंदे विज अनशन की चेतावनी देते हैं। अनिल विज जिस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के कह रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो इसे हाई कमान तक ले जाने की बात करते हैं। विज हो या फिर दूसरे नेता हो, किस तौर पर पार्टी के अंदर जो स्थिति दिख रही है, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अनिल विज 1 फरवरी को मीडिया से बात करते वक्त जिस तरीके से कहते हैं कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हमारे एक नेता के ऊपर जो आरोप लगे और एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने के आरोप लगे, ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसका मैसेज जनता में गलत तरीके से जा रहा है और इस पर पार्टी आलाकमान खामोश है, नजरअंदाज कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर पार्टी आलाकमान ने इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो इसका नतीजा हमारी पार्टी के हक में ठीक नहीं होगा। कहा यह जा रहा दोस्तों, पर्दे के पीछे की खबर यह है कि दरअसल अनिल विज के पास में 10 विधायकों का इस वक्त समर्थन हासिल है और ऐसी स्थिति में अनिल विज एक सीनियर नेता है, मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में एक अनुभवी नेता है। 10 विधायकों का अगर सपोर्ट है, हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन अगर 10 विधायक अनिल विज के पास में हैं और इस बात को लेकर के सांकेतिक चेतावनी वो दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि किसी भी दिन घड़ा भर सकता है, फट पड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अनिल विज का पार्टी से बगावत
क्या उसे भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों को लेकर के ही यह कहा जा रहा है कि दोनों जगहों पर एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हरियाणा में स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर इसको क्या कहा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इन तमाम चीजों को लेकर के कोई बीच का रास्ता निकालेगा? क्योंकि अनिल विज ने जिस तरीके से दोहराया कि मोहनलाल बड़ौली को भाजपा प्रदेश पद से अभी तक इस्तीफा जो उनको दे देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया। बलात्कार जैसे संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो दरअसल अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर के, अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से अनिल विज ये बातें कह रहे हैं, उससे सीधा यह संकेत है कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसीलिए दोस्तों हमने लिखा कि महाराष्ट्र और हरियाणा क्या दोनों जगहों पर गिरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।